हाँ साथियों नमस्कार। गोमती एकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर भी करते रहिए। आज हम आपको बहुत ही शानदार चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि PCS प्री 2022 होने वाला है। आप कैसे उसमें धमाल मचाएं, वही धमाका हम आपको लेके आए हैं। जो 12 जून को PCS का प्री होना है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। समय बहुत कम है। जैसा हमने एक वीडियो में बताया था कि चुनाव का टाइम है, कोई एग्जाम नहीं है, लगे रहिए। अब जो लगे थे लाभ पाएंगे, जो नहीं लगे थे अब भी लग जाए तब भी उनको लाभ मिलेगा। तो यूपी PCS प्री का एग्जाम 12 मार्च को होना है। फॉर्म पढ़ रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी फॉर्म डाल दीजिए और उसके बाद जुट जाइए। अभी जुट जाइए, 2 दिन में फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि समय जो है आपके लिए बहुत कम है। पूरा मार्च अब बीतने वाला है, बस 5-7 दिन इसमें टाइम बचा है। फिर आपका अप्रैल मई और फिर जून में पेपर होना है। तो 12 जून को पेपर है, तो उसमें 10 दिन ही मान चलिए। फिर आपको करंट भी कवर करना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें करना है यदि आपको सफल होना है। वैसे तो तैयारी करके देते रहिए तो न तैयारी ख़त्म होती है न पेपर ख़त्म होता है, लेकिन आपको एकदम सटीक व्यू में आपको हम आज बताएंगे क्या क्या पढ़ें GS प्रथम पेपर में, जिससे मेरिट बनती है। कैसे पढ़ें कि हम जो है कि 12 जून को पेपर दे के आए और तुरंत मेंस की तैयारी में जुट जाएँ और सफल हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी से स्ट्रेटजी बनाकर 2.5 महीना का जो समय है, लगभग 80 दिन का जो समय है आपका, 60 दिन अप्रैल मई, 10 दिन इधर लगभग और 10 दिन उधर, जो लगभग आपका 80 दिन का मान चलिए कि 2.5 महीने का जो समय है, उसमें आप कैसे व्यू ऑफ पॉइंट तैयारी करें कि आपका जो है काम हो जाए। तो मुख्य रूप से आपको एकदम व्यू पॉइंट से काम करना है। अगर व्यू पॉइंट से काम करेंगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो यूपी PCS CF और RFO फिर एग्जाम 2022, देखिए दोनों का कंबाइंड पेपर होता है। यूपी PCS प्री का और CF और RFO जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा है और जो क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा है, दोनों कंबाइंड प्री होता है। मेंस होने लगता है तब उसमें डिवाइडेशन होता है। तो आपको दोनों जो तैयारी करें सेम वही चीज़ें हैं। प्री में हमको पेपर 150 प्रश्न GS के आने हैं और आप लग जाइए। अपना आवेदन जल्दी जल्दी कर लीजिए और आप 80 दिन का जो समय है ये हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे कि कम समय में, जैसे आपका जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते हैं। आप क्या करना है, क्या करना है, इस हिसाब से आप लगे रहिए, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। हम आपको सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र जो है, सामान्य अध्ययन पर 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र CSAT का होता है, उसको भी हम बताएंगे कि उसमें देखिए क्वालिफाई है, उसको हम बताएंगे कैसे आप क्वालिफाई कर लें, सटीक व्यू में आप तैयारी कर लें, उसका अलग देंगे। लेकिन हम आपका प्रथम जो है, जो GS प्रथम पेपर है, GS जनरल स्टडी का जो प्रथम पेपर है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे कि आप जो है कैसे जो है अपना काम कर लें। तो इसमें आपसे लगभग 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। तो किस किस क्षेत्र से आते हैं, कैसे प्रश्न बनता है, कैसे सटीक करें। देखिए आवेदन के विषय में आप जान ही रहे हैं, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आपका जो है कि 16/3/2022 से आवेदन प्रारंभ हो गया है। 16/3/2022 से आवेदन प्रारंभ हो गया है और जो है कि 14 आपका यही अप्रैल में आपका आवेदन लास्ट डेट रहेगी। 12/4 तक, 12/4/2022 तक जो है लास्ट डेट है। लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन करने का और फीस सबमिशन का। और फिर 16/4 जो है फाइनल सबमिशन 2022 का, फिर फाइनल सबमिशन का लास्ट डेट है। ये फीस का है आपका, फीस और रजिस्ट्रेशन का। तो कहने का मतलब है कि 16 से आवेदन शुरू हो गया है और 12/4 तक आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद फीस जमा कर सकते हैं 16/4 तक। तो आप 12/4 को ही लास्ट डेट मानिए। आप अप्रैल को छोड़ी मार्च में ही अपना आवेदन क्लियर कर लीजिए और पढ़ाई में अभी से लग जाएगी। क्या कैसे पढ़ना है इसमें हम आप चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा आपको पूरा पैटर्न आपको पता है कि 150 प्रश्न आता है, 2 घंटे का होता है, माइनस मार्किंग है 1/3, सारी चीज़ें आपको पता है। कैसे हम जो बचे हुए इधर आपसे, आज आपका 22 मार्च है, आज आपका 22 मार्च है और 12 जून को पेपर होना है। देखिए बात समझिए, 22 मार्च है, 12 जून को पेपर होना है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको क्या कैसे करना है इसको आप समझिए कि 22 मार्च
आज है 12 जून को पेपर होना है, 22 बीत गया है, कल 23 है और 12 को पेपर है। जिस दिन आप पेपर देंगे 12 मार्च को, और 11 मार्च को आपका सेंटर है, पता लगा आपने सही जगह पा गए जहाँ पर रहते हैं, नहीं तो आपको दूर जाना पड़ सकता है, तो उसमें आप 12 जून को और फिर 11 जून को आप उसमें बिजी रहेंगे, तो आपको 10 जून से ही फ्रेश समय मिलेगा, 10 जून तक ही समय मिलेगा। तो 23 मार्च से ये जो सफ़र है 23 मार्च से 12 जून आपके पास कुल लगभग आप मान चलिए कि 80 दिन का लगभग समय है, लगभग 2.5 माह का समय है, 2.5 माह का समय है भाई। अप्रैल पूरा और मई पूरा, जैसे इतना समय है। जून में इधर 10 दिन और 7-8 दिन में मतलब 2.5 माह का आपका टोटल समय है। अब इस 2.5 माह में आपको कैसे पढ़ना है कि हमारा प्री निकल जाए, क्योंकि कुछ लोग जिनका हर बार प्री हो रहा, हम देखते हैं कि पता लगा कि वो 15 मई तक व्यस्त हैं किसी पेपर में, 15 मई के बाद आए, करंट लिए और थोड़ा बहुत रिवीजन किए गए, पेपर दिए, उनका प्री हो गया। और हम पता लगा कि जनवरी से लगे हैं और जून आ गया फिर भी हमारा प्री नहीं होता है। तो इस तरह की समस्याएं प्री के पेपर में देखने को मिलती है कि लोग जो है पता लगा जनवरी 22 से ही लगे हैं, जून में जाके लगे हैं लगातार 5-6 महीने 7 महीने लगातार लगे हैं, फिर भी जाएंगे पेपर दे के आएंगे, फिर यही कोई जो है कि समस्या कितनी मेरिट जाएगी, कितनी जाएगी, होगा कि नहीं होगा, फिर उनका क्लियर नहीं हो पाता है। पता लगा प्री का रिजल्ट आया हुआ भी मेंस नहीं हो पाया, और शुरू से कई तरह की समस्या है। और कुछ लोग हैं वो 15 पूरा अप्रैल बिजी हैं, पूरा अप्रैल बिजी हैं और मई में पढ़े, मई में केवल अपनी रीडिंग का काम कितने किए, मई में रीडिंग का काम अपना मई में किए और जून में पेपर दे लिए और इनका प्री फाइनल हो जाता है। तुरंत प्री देने के बाद मेंस जुट गए और फिर जाके अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब जो बहुत पुराने हैं, जो नए हैं, कंपटीशन में कोई नया पुराना नहीं होता है। जो अच्छा कर ले गया, जो समय का सदुपयोग कर ले गया, वह सफल हो जाता है। तो हम आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, देखिए इस पर हम आप चर्चा कर लेते हैं डिटेल से कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसको बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या क्या आता है, हम पॉइंट भी आपसे बताते हैं। नंबर 1 जैसे भारतीय इतिहास के प्रश्न आते हैं, नंबर 1 भारतीय इतिहास के प्रश्न आते हैं। अब लगभग हर विषय से जितने भी पार्ट है, संतुलन से किसी से 15 क्वेश्चन, किसी से 20 क्वेश्चन, किसी से 25 क्वेश्चन, किसी से कम हो जाएगा 10 हो जाएगा, किसी बढ़ जाएगा 25 हो जाएगा। करंट का है 30 से 35 क्वेश्चन, 40 भी हो जाता है, 40 के एबव भी हो जाता है। तो औसत माना जाता है कि 35 से 40 क्वेश्चन तो हर जगह से आपको टच करना है। हम सोचे कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। ज्योग्राफी पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले और पॉलिटी छोड़ दें तब भी नहीं हो पाएगा। एक संतुलन बना के चलना है। पता लगा हम जो चीज़ हमको अच्छा आता है उससे नया प्रश्न बन गया, जो चीज़ कम आता है उससे व्यवस्थित सरल प्रश्न आ गया। इस तरह विसंगति आती है। जब पूरा पैटर्न आपको क्लियर रहेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब एक समझिए भारतीय इतिहास, इसमें देखिए 3 पार्ट हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब इसमें समझिए कि अब इसमें जैसे मान लीजिए कि पेपर में 22 प्रश्न आ गए, कितने प्रश्न 22, तो इसमें आप मान चलिए पता लगा 3 प्रश्न यहाँ है, 4 प्रश्न यहाँ है, तो 4 3 7 यहाँ हो गए, लगभग जो है 15 प्रश्न यहाँ से हो गए, 15 और 4 19 20 21 22, तो 15 7 22 प्रश्न आपके हो गए। तो इस तरह से आपको संतुलन बना के चलना है कि कैसे प्रश्न आ रहा है। तो हमको सबसे पहले देखिए छोड़ना तो है नहीं, पता लगा हम प्राचीन छोड़ के 3 प्रश्न करना पड़े, एकदम इजी प्रश्न आ जाए और मध्यकालीन से टफ आ जाए। तो संतुलन बना के चलना है कि कैसे हमारा काम हो पाए। तो देखिए प्राचीन में आप जो है समझिए कि प्राचीन हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे प्राचीन में आप जैसे प्राचीन पाषाण काल से शुरू होता है, तो हमको बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन है तो उसमें बेसिक चीज़ें हमको पढ़ना क्या है, जो हमारे पुराने पेपर में जो प्रश्न आए हैं प्राचीन से, हम उसको डिटेल से अध्ययन कर लें। कोई एक बहुत बड़ी प्राचीन की बुक लेके और उसको 2.5 महीने में हम पता लगा कि चाहे किसी भी प्रकाशन की बुक ले लें प्राचीन इतिहास की, तो उसको हमको 2.5 महीने में हम पढ़ के पूरा नहीं कर सकते। पढ़ने तो हम 10 दिन में पूरा कर दें, लेकिन हम उसका परीक्षा में लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमको परीक्षा के कुछ
पढ़ना है कि कैसे हम सटीक वे में काम कर पाएँ। भाई हम पता लगा प्राचीन इतिहास की कोई बुक ले आए और पढ़ने के लिए हम जुट गए। अब पता लगा कि उसको हम 20 दिन 25 दिन पूरा अप्रैल तक जो है कि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, बाकी विषय तो ऐसा नहीं काम हो पाएगा। सटीक आपको काम करना है। और ये भी समझिए कि इस किताबों के चक्कर में था कि हम एक ही 10 जगह से पढ़ लें, एक ही किताब बार बार पढ़ेंगे। आप पुराने पेपर को भी हल करिए, क्योंकि उसमें संतुलन रहता है। वो विकल्प में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं कहीं से पुराना पेपर आपको हिट करता रहेगा, वो मिलता रहेगा आपको जो है। आप कहीं से भी जो आपको ऑथेंटिक लगे कि हम भी इसको पढ़े हैं, चाहे हरियन का है, चाहे सिक्की का है, चाहे यूथ का है, जो लगे कि पुराना पेपर ऑथेंटिक है। नहीं तो आप पेपर दे के आए हैं जो 2-4 साल का रखे हैं, उसमें आप आयोग का टिक लगाएं, उसको भी पुराना पेपर अध्ययन जरूर कर लीजिए। अब इसमें आइए प्राचीन भारत में। जैसे हम प्राचीन भारत की चर्चा कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में हमको क्या करना है। इसमें जैसे पाषाण काल से हम शुरू करते हैं, तो पाषाण काल में हमको बहुत फंसने की ज़रूरत नहीं। पाषाण काल में बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। बस इसमें आप समझ लीजिए कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, और पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसको बस संस्कृत इसका कार्यकाल है, किसमें किस चीज़ का आविष्कार हुआ, किस स्थल कहाँ के हैं, बस इस पर फोकस करना है। वो आप पुराने पेपर को अगर ध्यान से लगातार 10 साल का हल करेंगे तो आपको पाषाण काल से पैटर्न निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है हड़प्पा। हड़प्पा में सीधे आप पूरा बहुत अंदर कुछ करना नहीं है, बस कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है इसको और याद कर लीजिए। कौन सा स्थल किस नदी किनारे है और मुख्य चीज़ें क्या पाई जाती है, क्या पाई गई, इसको जो है आप समझ लीजिए। बस हड़प्पा है तो उसमें जैसे लोथल है, भगवा पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, कालीबंगा है, धौलावीरा सुल्तानगंज है। और इस तरह से जो आलमगीरपुर है, जो स्थल है किस नदी किनारे हैं, ये आप स्पष्ट कर लीजिए। बस इतने से आपको मुख्य रूप से हो जाएगा। बेसिक चीज़ें क्या कहाँ पाया गया, पुराना पेपर आप उठाइए, सटीक रूप से आप उससे काम कर लीजिए। उसके बाद वैदिक, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वेद में आपको वैदिक काल में आपको वेद समझना होगा कि वेद क्या है, उनके अरण्यक क्या है, उनके उपनिषद क्या है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ये चारों चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे वेद, उसके जो है कि कौन उसको उच्चारण करने वाला होता है, उसमें क्या चीज़ें हैं, इसको जान लीजिए। वेद क्या है, उनके उपवेद क्या है, उसके बाद वेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अरण्यक, उपनिषद, ये चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। 4 चीज़ें अगर ये क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अरण्यक और उनके उपनिषद। उत्तर वैदिक काल, इसमें कुछ शब्दावली है, उसको आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बुक के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस इसके लिए केवल आप पुराना पेपर हल कर लीजिए और जो बेसिक चीज़ें हैं बुक में है उसको आप ध्यान से एक बार जहाँ लगे कि ये हमको काम कर सकते हैं वही करिए। जो आपका स्रोत है, नया कुछ नहीं करिए। अब पेपर टाइम नहीं, 80 दिन का समय है। अब आप नई बुक खरीद के ला के उसका अध्ययन मत करना। अभी तक जो पढ़े हैं ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ न कुछ स्रोत रखे हैं, ऑथेंटिक रखे हैं, उसी पर लग के काम करिए। जब उसके बाद नहीं होता है तब आप किताबों को सुलझिए हमको कौन सा स्रोत क्या कैसे करना है। उसके बाद आपका आ जाएगा संगम साहित्य, इसमें भी आसान है। उसके बाद आपका संगम साहित्य, इसको भी बहुत छोटा है। फिर 16 महाजनपद, जिसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं, 16 महाजनपद, इसको आप समझिए। 16 महाजनपद सीधे 16 महाजनपद किस क्षेत्र में है, इनकी राजधानी क्या है, इसको आप समझ लीजिए। जरूर पूछता है जोड़ा लगाने में, हर बार नहीं, एक बार दूसरी बार जरूर पूछता है। 16 महाजनपद, इनकी राजधानी कहाँ है, एक इनका आधुनिक क्षेत्र कहाँ है। बस उसके बाद आपका मगध में आपका जो है, मगध के बाद जो इनके मगध राज का जो उत्कर्ष हुआ कि हर्यक वंश 2-3 शासक हुए। हर्यक वंश में, फिर शिशुनाग वंश में, फिर नंद वंश, ये 3 है। बहुत छोटा है, प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बस हर्यक वंश में 2-3 शासक हुए, शिशुनाग में, नंद में। उसके बाद आपका जब यहाँ ये हो जाता है, उसके बाद आपका बचता है मौर्य और गुप्त। इन दोनों पे आप फोकस कर लीजिए, मौर्य और गुप्त पर। और उसके बाद
मौर्य के बाद मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर दो चीज़ें आती है कि, लेकिन इसके अंदर बहुत आपको फंसने की जरूरत नहीं है। कब मौर्य के बाद के जो वंश हुए हैं उसके जैसे विदेशी आक्रमण आए, फिर उसके बाद कुछ वंश चले, गुप्त के बाद जो चले, इस पर आपको बहुत फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे मौर्य के बाद जैसे हिंद, यवन, शक, कुषाण, पहलव, इस तरह वंश हुए हैं। इस पर आपको बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। आप टीजीटी पेपर नहीं देने जा रहे हैं कि वंश को, उसके पूरे शासक को, बस इसमें से आप इनका जो है घटना चक्र का ले लीजिए या पुराने पेपर से इसमें देख लीजिए कि कौन कौन शासक रहे हैं, कौन इसके संस्थापक है, किनकी क्या उपाधि है, बस इतना। बहुत घुस के अंदर उपाधि पूछ लेगा। जैसे अभी पूछा था किसी पेपर पीसेस के पेपर, पृथ्वी प्रथम वीर है, तो इस तरह का प्रश्न जो बनाएगा जो स्रोत में नहीं है, हम आप पढ़ के नहीं गए रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है दूसरी शाखा इनके शुंग, कर्ण, आंध्र, सातवाहन, वाकाटक, इस तरह से जो बनता है कि जैसे मौर्य के बाद विदेशी आक्रमण हुआ तो हिंद एवं शक, कुषाण, पहलव, और उसके बाद दूसरी तरफ मध्य एशिया जो शुंग, कर्ण, आंध्र, सातवाहन, वाकाटक, ये जो वंश हुए, इसमें संस्थापक उनके जो मुख्य शासक रहे उनकी उपाधि या कोई बड़ा काम किए, बस इसको एकदम सटीक पॉइंट आप पढ़िए। गुप्त के बाद जो गुप्तोत्तर है, जैसे मौखरी वंश का पुष्पूत वंश, मौखरी वंश, पुष्पूत वंश, इस तरह जो वंश है इसमें हमको बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप अगर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आता है एक चीज़ और, उसमें धार्मिक आंदोलन, इसको आप इसमें मुख्य रूप से आप जरूर देख लीजिए। इसमें आपका जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैन, इनकी रचनाएं क्या है, संस्थापक क्या है, कौन है, जैन के जो तीर्थंकर रहे हैं, किनका चिन्ह क्या रहा है, ये सब चीज़ें आप उनके कोई एकांतवाद किसका है, सिद्धांतवाद किसका है, अद्वैतवाद किसका है, ये चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। जैन बौद्ध में, जैन में जैसे जितने तीर्थंकर रहे हैं उनका चिन्ह पूछता है कि इनका चिन्ह क्या रहे, इनका शुरू के कौन रहे, लास्ट कौन रहे हैं, या क्रम लगाइए, इस तरह प्रश्न बनते हैं, इसको आप जरूर फोकस कर लीजिए। तो बौद्ध धर्म पे अनेकात्मवाद किसका है, सिद्धांतवाद किसका है, दोनों की शैव और वैष्णव, इनका समझ लीजिए किसके संस्थापक क्या रहे, नैना, इस तरह क्वेश्चन बनता है, उसको आप समझते चलिए। तो आप रहा पाषाण, देखिए इतना बड़ा हम बना है, लेकिन आपको सटीक, बस आपको हड़प्पा का स्थल समझ लीजिए, वेद सब। देखिए अब सटीक आइए, हमको पेपर कैसे हल करना है कि यहाँ से 3-4 प्रश्न आने हैं, इतना बड़ा है, हमको हड़प्पा समझ लेना है, कौन नदी किस स्थल, कौन किस नदी पर है। वैदिक हमको समझ लेना है, वेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद समझ लेना है। उत्तर वैदिक कुछ शब्दावलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं फंसने की जरूरत है। संगम साहित्य समझ लेना है, 16 महाजनपद, ये तीनों बात समझ लेना है। उसके बाद मौर्य, गुप्त और जैन बौद्ध, इतना अगर आप समझते हैं, 3-4 क्वेश्चन आप आसानी से आप हल कर लेंगे। तो उसके बाद आपका जो है प्राचीन कवर हो जाएगा। इसको आप ज़्यादा करेंगे तो 3 दिन में लगभग कवर कर लेंगे कि हमारा जो है कि हो जाएगा। अच्छा, मध्यकालीन में आप जैसे सबसे पहले अरबों सिंधु पर आक्रमण समझ लीजिए। उसके बाद आपका अरबों का, अगर मध्य में हम देखते हैं, मध्यकाल का देखते हैं, मध्यकालीन देखते हैं, तो हम आपका ये समझिए कि अरबों का आक्रमण, इसको आप समझ लीजिए। और इस्लाम का उदय समझ लीजिए। उसके बाद गोर और गजनबी, गोर प्लस गजनबी, मतलब मोहम्मद गजनबी और गोरी जो आए थे, इनका दो छोटा है बस। उसके बाद अगर आप क्लियर हो गया, फिर आपको दिल्ली सल्तनत, यहाँ से पूरा ध्यान देना है। दिल्ली सल्तनत, इनके जो गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, जो इस तरह वंश हुए, सबके संस्थापक, इनका क्रम, उनके समय जो मुख्य कार्य हुए हैं, इसको आपको समझना है। और उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत के बाद आपका जो है धार्मिक आंदोलन, तो उसमें क्या करते हैं कि भक्ति और सूफी भी प्रश्न आजकल बन रहे हैं। सूफी आंदोलन, इसमें चिश्ती संप्रदाय जो इस तरह के सब हैं, इसको आपको समझना है। और जो प्रांतीय वंश हैं, उसमें आपको बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। प्रांतीय वंश में आप
क्या कहते हैं विजयनगर बाहमनी, इनको समझिए। विजयनगर जो संगम सुलभ तुलु बारहबीरू 4 वंश हुए हैं, बाहमनी हसन गंगू द्वारा जो बनाया गया था, इसको आप समझ लीजिए। और उसके बाद जो प्रांतीय राजवंश है किसकी स्थापना क्या कौन किया, और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आप घुसेंगे पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, बस ओवर लाइन आप क्लियर रहेगी तो आप पकड़ लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेगी। प्रैक्टिस से आपका काम आसान हो जाएगा। जब क्लियर होगा तो आपको मुगल काल से भी प्रश्न बनते हैं कि इधर आपका दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद जो है मुगल काल का जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक स्पष्ट कर लीजिए। उत्तर मुगल काल में शासक का क्रम आपको स्पष्ट होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा मध्यकालीन भारत। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल काल इसी में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी प्रांतीय राजवंश में भी टाइम नहीं लगेगा, भक्ति सूफी बोध इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। अब रही बात, इसको दौड़ा के आप एक हफ्ते में अगर आप पूरा रन कर लेंगे तो मार्च में कवर कर लेंगे, पूरा आप मार्च में कर लेंगे सटीक। अब आधुनिक भारत आपको पढ़ना होगा, देखिए इसको आपको बहुत कायदे से पढ़ना होगा, बहुत डिटेल से आपको इसको पढ़ना होगा कि हमको कैसे करना है। इसमें आपको पुर्तगाली कंपनियों का आगमन भी अच्छे से पढ़ना होगा, 1857 क्रांति पढ़ना होगा, और उसके बाद जो है कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको पढ़ना होगा, और मुख्य रूप से जो आंदोलन हुए आप समझिए कि इसमें आपको सबसे पहले आधुनिक भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन है। नंबर 2 आपका जो है कि पुर्तगाली कंपनी आगमन के बाद जो प्रांतीय अवध का, पंजाब का, मैसूर, जो ये सब युद्ध हुए हैं, जिसमें आप ये समझिए जैसे पूछता है कि आंग्ल सिख, आंग्ल मराठा, इन सब का पूरा मराठा भी पढ़ना है, सिख भी, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, पुर्तगाली कंपनी का आगमन, जो उसमें प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस तरह के जो एक आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि बनती है उसको आपको डिटेल्स पढ़ना है। और उसके बाद 1857 की क्रांति भी अच्छे से पढ़ना है, और स्वतंत्रता संग्राम आपका जो है कि 1885 से लेके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर एक एक पद चरणबद्ध तरीके से एक एक डेट को एकदम कंफर्म करते हुए चलना है कि अब क्या हुआ, उसके बाद कांग्रेस का स्थापना हुई, फिर कौन सा सम्मेलन हुआ, फिर कब हुआ, फिर असहयोग कब हुआ, फिर भारत छोड़ो सबने अवज्ञा हुआ, असहयोग हुआ, फिर गांधी का जो सम्मेलन हुआ, इस तरह के एक क्रमबद्ध तरीके से आपको 1947 तक एक एक घटना बहुत डिटेल से पढ़ना है। हमको मेन फोकस यही करना है, इसको आप 15 दिन का समय ले सकते हैं। तो आपका अगर तैयार है तो 10 ही दिन में कवर लेंगे, 2-3 घंटा बस, और विषय भी लेते चलिए। इसको आप जो है कवर मतलब पूरा एकदम सिस्टम बना के आपको चलना होगा। और आंदोलन आप जैसे सामाजिक आंदोलन, राजनैतिक आंदोलन, निम्न मजदूर आंदोलन, शोषित पीड़ित आंदोलन, क्या कहते हैं कि भक्त उनका क्या कहते हैं जो आंदोलन से संबंधित, जैसे कोल, भील, संथाल, जो हमारे सन्यासी आंदोलन, जो विभिन्न तरह के, चाहे निम्न जाति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरह से संबंधित जो आंदोलन भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत में दिए गए हैं, कई तरह से इनको समझना है। जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, चाहे क्या कहते हैं नौरोजी की, चाहे देवेंद्रनाथ टैगोर की, घोष की, अरविंद घोष की, किसी की भी जो संस्थाएं, इसको क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना है। इतिहास का बहुत रोल है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। देखिए भारतीय इतिहास के बाद जो है आपका आ जाता है, भारतीय इतिहास के बाद आप भूगोल पे आ जाएंगे। देखिए भूगोल में आपको बहुत, यहाँ से भी आपके 20 प्रश्न लगभग रहते हैं, 20 प्रश्न, और सटीक रहते हैं 20 प्रश्न, यहाँ से लगभग आप रहते हैं सटीक। इसमें खगोल की, खगोल पढ़ना है तो भूगोल में आपको बस ग्रह, नक्षत्र, तारा, धूमकेतु, उच्छल तारे, इसको समझ लेना है। उपसौर, अपसौर, पृथ्वी की गति, इसको आप समझ लेना, बहुत छोटा है, बस एक दिन चाहेंगे 2-3 घंटे में इसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है भारत का भूगोल, भारत का और विश्व का, इसको सबको पढ़ना है। इसको देखिए, इसमें एक चीज़ आप क्लियर करना है, जैसे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इस पर कौन कौन से स्थल हैं, या झील कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, ज्वालामुखी कहाँ है, कौन सुप्त है, कौन मृत है, इस तरह बेस बना के पढ़िए। किताब नहीं कि कोई हम भूगोल की नई किताब ले आए, पता लगा महेश बड़वाल किताब लाए, अब उसको अगर हम पढ़ें 2 महीना वही पढ़ा, आप एक अपने सिस्टम पढ़िए। जैसे नदी, जैसे भारत, हमको भारत पढ़ना हुआ तो हमको ऊपर की गंगा, फिर यमुना, नर्मदा, ताप्ती,
इधर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बेंगुई, इस तरह से जो है कि इधर ब्रह्मपुत्र, इस तरह से हमको जो है कि इस तरह का सिस्टम बना के पढ़ना है कि जैसे नदी का पढ़े तो नदी क्लियर हो जाए, फिर हमको जो है कि पहाड़ पढ़े, फिर हमको झील पढ़े, फिर लैंगून क्या है, एक एक चीज़ आपको स्पष्ट करना है। फिर यही चीज़ भूगोल में, और इसमें आप प्रैक्टिस करिए, भूगोल में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। पुराना पेपर ले लीजिए, स्थल मिलेगा, भूगोल में बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, बस समझने की फेर होता है। जैसे कोई स्थल दे देगा कि इस नदी के यहाँ क्या पाया जाता है, इसकी राजधानी क्या है, तो जब पुराना पेपर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो जोड़ा लगाने का प्रश्न आता है, आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। ये आपका भूगोल हो गया। आपका राज्य व्यवस्था, इससे भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आपसे 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। संविधान का वीडियो हम आपको दे रहे हैं, हमारा वीडियो आप देखते रहिए, एकदम सटीक वे में आपको भारतीय संविधान के विषय में जानकारी मिल जाएगी। अनुच्छेद कैसे प्रश्न बनते हैं, अनुच्छेद क्लियर हो, संविधान संशोधन क्लियर है, किसमें क्या क्या बातें हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, बुक की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो अभी आप बुक के विषय में इसके बाद जब पेपर हो जाएगा तो कहाँ से आपको दिक्कत आएगी, आप हमको कमेंट करेंगे सर इसको कहाँ से पढ़ें, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। बस मुख्य चीज़ है कि आप अपना पूरा सिलेबस पूरा करने का प्रयास करिए और प्रैक्टिस करिए, तो अर्थव्यवस्था जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था आती है। अर्थव्यवस्था, अब इसमें आप अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट के बन रहे हैं। आप समझिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करंट से बन रहे हैं। तो जो करंट का क्वेश्चन बन रहा है व्यवस्था में, उसमें देखिए कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए कि आप प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक विशेषांक ले लीजिए, तो आपको शब्दावली मिल जाएगी। जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CLR क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, बैंक दर क्या है, और उसके बाद कुछ और शब्दावलियाँ हैं कि मानक समय क्या है, कैसे काम जो है कि इकोनॉमिक्स में जो डाटा है, उत्पादन के डाटा है, और विश्व स्तर पर, भारत स्तर पर, ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक ले लीजिए। विशेषांक रहेगा तो आपको एक तरफ से आपका भारत का डाटा मिल जाएगा कि किस क्षेत्र में, किस राज्य, किसके उत्पादन में, किसके भंडार में भारत या विश्व किस नंबर पर है, और मुख्य चीज़ें क्या है आपको मिल जाएगी। कुछ भौगोलिक शब्दावली मिल जाएगी, नए शब्द मिल जाएंगे, कुछ नए फुल फॉर्म भी मिल जाएंगे, बैंक से संबंधित कार्यवाही मिल जाएगी, बैंकों का स्थापना संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी, और विश्व बैंक से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपका अर्थव्यवस्था कवर हो जाएगा। और करंट आप पढ़ेंगे भी, उसमें करंट मिल जाएगा, करंट पढ़ेंगे तो आज कवर हो जाएगा। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा बुक चक्कर मत पढ़िए। भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था जो आपके बुक है वही पढ़िए, पुराना पेपर प्रैक्टिस करिए आपका जो है। और आप जो है अर्थव्यवस्था में आप बहुत उलझने की जरूरत नहीं है, कि विशेषांक ले लीजिए, उसको आप पढ़ डालिए, आपको योजनाएं उसका लाभ मिल जाएगा। उसके बाद आपका बचता है विज्ञान। देखिए, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, भौतिकी और रसायन और जीव। लेकिन इसमें भी आप जो है बहुत ज़्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत देखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान पूछता है, लूसेंट समान विज्ञान की किताब, आप जो किताब अगर इसमें नहीं नया कुछ करना चाहते हैं, जो आप कहें, इसको भी खूब जम के प्रैक्टिस मारिए, पुराना पेपर और लूसेंट अगर समान विज्ञान रखे हैं, अगर नहीं पढ़े हैं, जहाँ से पढ़े वहीं से पढ़िए, अगर लूसेंट पढ़े हैं बेटर है, उसी हिसाब से रिविजन कर डालिए, क्योंकि समय कम है, हमको उसको ध्यान में करना है, क्योंकि सिलेबस लंबा है और समय मात्र 2.5 महीना है। करंट भी अब मूल चलिए हमको अभी फोकस करना है। तो भौतिकी आप अगर रिविजन कर लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं, रसायन से 4 क्वेश्चन लगभग जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन लगभग साइंस के रहते हैं जो आप इसको आसानी से कर लेंगे। बस प्रैक्टिस मारिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो घटना चक्र ले लीजिए, विज्ञान का लगभग चीज़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि व्याख्या वाइज दे दिया है। और आपको बनता है पर्यावरण। देखिए, इस टाइम बहुत जोड़ा मुद्दा है। पर्यावरण से लगभग 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन पर्यावरण से रहते हैं। और पर्यावरण का कोई आप इसके सीधे आप ले लीजिए घटना चक्र, और कुछ पढ़िए ही मतलब घटना चक्र ले लीजिए, ध्यान से पढ़ डालिए। इसमें सबसे पहले आप अभी चाहेंगे 5-6 दिन में इसको 2-2 घंटा पढ़ते रहेंगे, 1-1 घंटा पढ़ते रहेंगे, कवर कर लेंगे आप, पूरा डाटा सेट हो जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए, जैसे डेट मिले कि इसकी स्थापना कब हुई है, क्या हुआ है, सम्मेलन कब हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी जो है सिस्टम जो है, इसको आप जो है घटना चक्र से आपको मिल जाएगा। इसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। जो शब्दावली है कि
परिस्थिति किसने कहा, परिस्थिति तंत्र किसने कहा है, गहन परिस्थिति किसने कहा है, पिरामिड किसने दिया, इसको भी इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद जो विभिन्न सम्मेलन हुए हैं, वो क्या कार्टेगेना है, चाहे कोपेनहेगन है, चाहे मॉन्ट्रियल है, चाहे क्योटो, इस तरह के जो, उसके बाद जो हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव विहार है, पक्षी विहार है, जो कौन से राज्य में है, किसका क्या महत्व है, जो हमारे यूनेस्को सूची में है, जो मैप है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसको बार बार पढ़िए और डेट एकदम याद करिए, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन लगभग डेट कराता है, फिर 2 स्थल कराता है, फिर उनका कहाँ पाए जाते हैं, किसके लिए रिजर्व है, सरिस्का किसके लिए, रणथंभौर किसके लिए, ये आपका आसानी से हो जाएगा। ये आपके 6 चीज़ें रही। इसको आप घटना चक्र, विज्ञान घटना चक्र, दोनों आप करके जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, बहुत अच्छा किए, ठीक है, मैं उस व्यू से बता रहा हूँ कि 2.5 महीने पेपर है, उनको बहुत उलझना नहीं है, हमको सटीक प्री लेना, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। लोग कहेंगे कि नहीं पैटर्न बदल गया है, बदल गया, कुछ नहीं, आप एक बार लग कर देखिए, लगभग पुराने पेपर से आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी, लेकिन आपका बेस बना होना चाहिए। उसके बाद अब आपका ये हो गया। अब आपके लिए देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ और है, अब इसके बाद बचता क्या है आपका। अब आप यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल आपका देखिए, यूपी स्पेशल से 4 कहते हैं, रोज 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, कभी 3, कभी 4, कभी 5। आप अभी से एक यूपी स्पेशल की कोई भी बुक ले लीजिए। कहते हैं कि अरे कोई कितने लोग ऐसे हैं कि जब पेपर देने जाते हैं तो यूपी स्पेशल पढ़ते ही नहीं है, कि आता ही नहीं है, और कुछ लोग बुक ले लिए तो खोलने का मौका ही नहीं मिलता। इसको 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तो आप सोने जाने से पहले एक एक टॉपिक क्लियर करते जाइए, आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। कभी कभी 4-5 प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कभी डेट का प्रश्न आ जाता है, हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, कथा अकादमी, इन सब की स्थापना, या किसकी रचना किन्होंने किया है, या कोई और संबंधित विद्युत क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में कई तरह के यूपी स्पेशल काम है, पश्चिम बिहार, वन्यजीव बिहार, इस तरह प्रश्न आते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। 10-10 मिनट आप देखते रहिए, बस यूपी स्पेशल से 4-5 प्रश्न आपसे आ जाएंगे। और उसके बाद आपका यूपी सब जनगणना, जनगणना नगरीकरण, इसको जो है, इसको भी आप 10 मिनट देखते रहिए, एक टॉपिक। आज लिंगानुपात देखे हैं, कल जनघनत्व देखेंगे, परसों साक्षरता देखेंगे, नरसों मृत्यु दर देखेंगे, ऐसे ऐसे करते जाइए, सीधे डाटा एक जगह लिखते जाइए, जिससे परीक्षा के 2-4 दिन पहले आपको जनगणना की बुक उठानी न पड़े। सीधे कि जनघनत्व इतना, आरोही क्रम, बस उतने आप पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा 30 मार्क पूरा जनगणना पता लगा कि 2-3 प्रश्न आएगा, और सटीक पे पढ़े रहेंगे, 2-3 प्रश्न यहाँ से काम कर लेंगे। ये सब चीज़ें बोनस हैं, यही सिलेक्शन दिलवाती है, इसमें तो उलझना होगा। उसके बाद आपका आता है करेंट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया टॉपिक है, 35 से 40 क्वेश्चन, यही आपको पार लगा देगा बैतरणी। जो प्री की बैतरणी है, जो लोग नहीं तैर पाए हैं और तैरना चाह रहे हैं, उस बैतरणी में करंट में आप जुट जाएंगे। देखिए करंट आप डेली आधा 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा डेली। पता लगा सब्जेक्ट में उलझे हैं, दृष्टि आई, उसको 10 दिन पढ़े, तब तक घटना चक्र आ गए, 10 दिन उसको कहे नहीं कर पाए, उसी में साया प्रश्न नहीं कर पाए। हम तो ये कहते हैं घटना चक्र में शुरू के जो 8-10 पेज दिए हैं वही आप पढ़ लीजिए, आप 20-25% क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब 1 घंटा, और पॉइंट बना के पढ़िए। पुराना पेपर आप रख लीजिए, इसमें आप सीधे पॉइंट ऐसे बनाइए कि करंट में आपको जो पॉइंट बनाना है, इसमें सबसे पहले आप ऐसे बनाइए कि हमको कैसे करना है। जैसे इसमें सबसे पहले आप पढ़िए राष्ट्रीय समाचार, जैसे जो आप एक मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उसको पूरा पढ़ लीजिए। जब दृष्टि घटना चक्र आए तो आपको लगेगा आपको पूरा तैयार है, बस उसको उठाइए, लपालप आप दोहराते चले जाइए। आपका जो है कि सीधे आप राष्ट्रीय जो घटनाएं घटित हो रही उसको भी क्रमबद्ध तरीके से, जो बहुत ज्वलंत है उसकी डेट भी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो आपके मैगजीन में है, उसको अभी से अपडेट होते रहिए, गूगल से खोल कर पढ़ लीजिए, आप डेली आप अपडेट होते रहिए करंट से जो मैगजीन है। और उसके बाद आपका जैसे नियुक्ति, आप समझिए कि कौन किस पद पर है, अभी से नहीं आता है, आप
मोबाइल उठाइए, गूगल उठाइए, महत्वपूर्ण नियुक्ति, या यूट्यूब पे बहुत से चैनल, हमारा ही नहीं बहुत से चैनल चल रहे हैं, आप महत्वपूर्ण वर्तमान नियुक्तियाँ, तो कम से कम आपको जो मुख्य पद पर नियुक्तियाँ है उसको निधन उनका पढ़ लीजिए कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। सूची अभी से याद कर डालिए, एक पेज बना लिए इस शांति सूचकांक में, प्रेस में, और क्या कहते हैं लैंगिक असमानता में, भ्रष्टाचार में, या इस तरह जो सूची है उसको अभी से बना लीजिए डाटा कि पेपर के समय आने तक कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप इस तरह से, उसके बाद करेंट बुक जो हो गया कि कौन को लिखा है, इस तरह की जो आप जब दिमाग लगाएंगे आपका एक क्राइटेरिया बनता चला जाएगा, आप 35 से 40 क्वेश्चन आसानी से मार देंगे। जब इतना भी एक एक घंटा किए रहेंगे, जब जून लगेगा तो घटना चक्र आएगा, उसको आप उठाएंगे, उसमें 80% डाटा आता रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्रमबद्ध हो जाएगा, दृष्टि दोनों मार के चले जाएंगे आपको। तब आपका जो पूरा आपका ये डाटा बना हुआ है पूरा दोहरा लिए, दृष्टि घटना चक्र में एक भी पढ़ लिए, नहीं भी पढ़े तब भी आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं हो पाया है तो आप जो भी स्रोत रहेगा आप आसानी से कर लेंगे। कोई परीक्षक टाइम उठाएंगे 10 दिन तो उसमें 2 से 3 घंटे, जून में जिससे 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तक आप करंट पे लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इस 9 टॉपिक के बाद आपका एक आ जाता है विविध, इसको हम अपनी तरफ से जोड़े हैं कि विविध में जो है आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे डेट, एक आपका 60 नोट्स होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट डेट कहीं मिलता रहे डेट लिख लीजिए। जो आपके संस्थान हैं, जो आपके विभिन्न संस्थान हैं, जो आपके विभिन्न संस्थान या शोध संस्थान हैं, उसको जैसे अंतर्राष्ट्रीय चावल का है, बकरी का है, फूल पत्ती का है, ड्रग्स का है, केला का है, इस तरह के जो संस्थान है इसको भी एक जगह लिख लीजिए। अगर आपको कई बुक में मिल जाएगा आपको आसानी से पढ़ लीजिए। इस तरह जो अन्य चीज़ें आपको मिले लगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और पढ़ते समय आता नहीं, पेपर पूछा जा सकता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, उसको भी एक डायरी बनाइए, उसको नोट करते रहिए। तो इस तरह एक आपका आइडिया डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपका आसान हो जाएगा। लेकिन सफल होने के लिए पता लगा हमारा हिस्ट्री खराब हुआ, जागृति सुधर गया, राज्य व्यवस्था खराब हुआ, अर्थव्यवस्था सुधर गया, विज्ञान पर्यावरण सुधर गया। अब आपको अगर आप यूपी स्पेशल आपका जनगणना करें, यूपी स्पेशल जनगणना पता लगा 7-8 क्वेश्चन आप सब मार देंगे, यही बैलेंस कराएगा आपको। और आपका 2-3 क्वेश्चन पूछा मार दिए, पता लगा 3 पूछा 2 तो कर लिए, 2 पूछा 1 तो कर लिए, दोनों सही हो गए तो बेस्ट है। अब आपका संस्थान में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन कभी रहते हैं जोड़ा लगाने के लिए, कभी डायरेक्ट और फिर करें। तो आप करंट पर फोकस कर डेली 1-2 घंटे आप एकदम दिमाग लगा। जो मैगजीन लेते हैं उसको भी, और मार्केट में कई मैगजीन आपको मिल जाती है जो बहुत पतली पतली, जैसे कुछ भी जो लगे कि परीक्षक दृष्टिकोण से लेके 1-2 दिन में उसको हल कर लीजिए। उसको आप ऐसा मत समझिए कि नहीं हम बहुत बड़ी मैगजीन पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाइनर क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आप एक मैगजीन कोई भी क्रॉनिकल प्रतियोगिता दर्पण कोई भी आप फॉलो करते होंगे, कंपटीटर हैं तो कुछ ना कुछ आप करते ही होंगे, उससे आपको बेस बना है। पता लगा मार्केट में 25 रुपये कोई चीज़ है, उसमें 10-20 लाइन करंट दिया, दौड़ा के उसको हल कर लिए, तो आप करंट से बहुत ज़्यादा अपडेट रहिए। पता लगा इस सबसे कभी कभी पैटर्न ऐसा प्रश्न पूछ लेता हमको नहीं आता, लेकिन यहाँ अब 150 क्वेश्चन, अगर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है और 40 आप करंट निकाल दीजिए। और फिर आपका यूपी जनगणना और अन्य 10 निकाल दीजिए। भाई पता लगा 3 यूपी 3 जनगणना 3 अन्य, 3 क्या है 4 मान चलिए, तो आपका ये 10 हो गया। 50 क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए, अब बचे 100 में आप पूरा खेला यहाँ तक आप करते रहिए। अगर आप 50 में यहाँ 40 प्लस कर लिए तो आप 100 में अगर आप अच्छे हैं तो पता लगा पर्यावरण अच्छा कर लेंगे, विज्ञान अच्छा कर लेंगे, कहीं आप फंसे कहीं पार हुए तो आप 100 में 60 कर ले जाएंगे। कहने का मतलब आप ध्यान से समझिए कि अब आपको समझना ये है कि कैसे हमको करना है। पता लगा कि देखिए जो हम आपको बताए हैं कि क्या क्या बताए कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, यूपी, जनगणना, नगरीकरण, करंट और अन्य। अगर हम करंट का देखें, करंट का अगर हम करंट ले चलते हैं, करंट से हमारा जो है लगभग 40 क्वेश्चन, यूपी जनगणना प्लस विविध से 10 क्वेश्चन, ये कितना हो गया 50। अगर हम बहुत अच्छा किए हैं तो यहाँ हम कितने नंबर पा जाएंगे 40। और फिर बचा हमारा जो सब्जेक्ट है पूरा, जो सब्जेक्ट से 100 प्रश्न है,
किसी से 20, किसी से 15, किसी से 18, किसी से 12, किसी से 22, इस तरह जो कम्बिनेशन बना के देगा। इसमें हम अगर औसत है तो हम यहाँ से कितने पा जाएंगे 60, और हमारे टोटल 100 प्रश्न सही हो गए। अब पेपर देने के बाद जब माइनस मार्किंग निकालने के बाद हमारे सब सही हो गए, तो हमको सोचना नहीं 90 जा रही है कि 94 जा रही है कि 92 जा रही है कि 97 जा रही, कोई परेशान हो क्यों नहीं। पेपर टप आया, मेरी 90 गई, आप 92, आप 95 पे हैं। और टप आया, मेरी 85 गई, मेरी 90 गई तो आप 95 पर हैं, मेरी 85 गई, अभी आप 90 पर हैं। पेपर सरल आ गया, मेरी 97 गई तो आप 100 पर हैं। इस तरह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको आप समझने का पूरा प्रयास करिए, और जो है कि मुख्य रूप से आप उसको समझिए। 2.5 महीने का समय एकदम सदुपयोग करिए। देखिए करंट का, अब देखिए हम आपको संविधान का वीडियो दे रहे हैं, टाइम कम है, पूरा इतिहास, पूरा जीएस हम नहीं पढ़ा पाएंगे इतने कम समय में, क्रमबद्ध तरीके से आपका चलता रहेगा। लेकिन हम आपको करंट से संबंधित कुछ राष्ट्रीय घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, उसके बाद जो स्पेशली बिंदु है जैसे पुरस्कार, जैसे जो पद्म है, ऑस्कर है, या जो आपके किस नोबेल पुरस्कार हैं, इन पुरस्कार अलग अलग तरीके से, फिर मिला जुला भी अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र। उसके बाद जो है कि आपको विभिन्न जो टॉपिक हैं जैसे सूची है, नियुक्ति है, निधन है, जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और उसके बाद 10-10, 15-15 क्वेश्चन का हम आपको बराबर देते रहेंगे, उसको आप फॉलो करते रहेंगे। आपका पेपर में कोई दिक्कत होगी नहीं। करंट अगर 35 आता है तो आप 32-40 होता है तो आप 38 तक हल कर सकते हैं। साथियों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। जय हिंद।